हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग गेस कीजिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो मैम हम लोग गैस का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो गैस तो उसी से रिलेटेड करेंगे हम लोग। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग करेंगे गैस लॉ। ठीक है, गैस लॉ मतलब देखिए, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि गैस लॉ के ऊपर काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है। मतलब अब तक हम लोगों ने जाना था कि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, नो डाउट। और एक चीज़ और हम आपको कहेंगे कि जब तक थोड़ा सा यहाँ पे लाइट वगैरह का ठीक नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसी तरीके से क्लास को करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे एक्सप्लेन करने का मतलब जहाँ पे क्वेश्चंस टाइप करेंगे वो तो हम कॉपी पे ही लेंगे, डोंट वरी, वो हम आप लोग को बना के साथ में आपको वैसे समझाएंगे। बट थ्योरी टाइप का था तो इसीलिए हम ऐसे ले रहे ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से दिखे भी, नोट्स भी कर सके। और नोट्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग नोट्स यहाँ से भी कर सकते हैं, और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, लगे कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिख रहा है, छूट गया है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, नंबर पे आप मुझे कॉल मैसेज करके आप मेरे से इस चैप्टर का नोट्स ले लेते हैं। और चूँकि फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ाए थे इनऑर्गेनिक का, फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो जैसे चैप्टर एंड हुआ बच्चों के पास नोट्स ऑलरेडी जो बच्चे लिए हैं उनको पता है कि उनको मैम दे दी हैं, तो इसलिए आप लोग नोट्स को लेके परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, और हर चीज़ को समझते जाइए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग इसको बहुत अच्छे से लिखते भी जाना है। ठीक है, तो देखिए बच्चा पार्टी, हम लोग बोल्स लो पढ़ेंगे गैस को। अब तक पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कि किस अकॉर्डिंग पार्टिकल्स हमारा क्या है और कैसे क्या होता है। हम लोग उसके बारे में मतलब थ्योरी एक थ्योरी था उसके ऊपर जिसका नाम काइनेटिक थ्योरी था, उसको हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग बात करेंगे कि इस पर कुछ लॉज भी हैं। अब इस पर कुछ लॉज क्या है कि अगर मान लीजिए अब तक हम लोगों ने लॉज का मतलब क्या होता है, लॉज का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये चीज़ बढ़ गया तो इसका क्या, एक खाट भाषा में बात करें, मीन्स एक अलग डेली लाइफ से रिलेटेड भाषा में बात करें तो एक बोलते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकला, डायरेक्टली उसी पॉइंट पे आओ कि इसका क्या रिजल्ट निकला। बोलते हैं ना कि इसका क्या मतलब हो गया, बताओ हमको डायरेक्ट। तो डायरेक्टली अगर देखा जाए ना स्टूडेंट्स, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो गैस के लो, अब तक हम लोग पार्टिकल्स के बारे में जाने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लिए। लेकिन हाँ, अगर मान के चलते हैं कि किसी पार्टिकल का, किसी मॉलिक्यूल का बढ़ जाए अगर प्रेशर, अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में आप ग्लास कोई कंटेनर या कोई ग्लास में आप पानी लेते हो, उसमें पानी अगर ज़रूरत से ज़्यादा भर दे तो फिर क्या होगा, उसके अंदर क्या क्रिएट होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। अच्छा, आपसे एक कॉमन सा छोटा सा क्वेश्चन हम पूछेंगे, आप लोग प्लीज़ उसको एज्यूम कीजिए और समझिएगा हम क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बात बताइए आप हमको कि क्या मतलब पानी के अंदर अगर आप कभी देखे हो बुलबुला निकलते हुए, तो बोलिएगा हाँ मैम बिल्कुल देखें। पानी के अंदर बुलबुला क्यों निकलता है हमको बताइए। तो पानी के अंदर बुलबुला निकलते हुए कभी देखे हो तो बोलिएगा मैम पानी के अंदर बुलबुला तभी निकलता है जब कोई अंदर से कुछ वैसा रिएक्ट करे। दैट मीन व्हाट मैम, तो दैट मीन बताइए इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि पानी के अंदर से बुलबुला तभी आता है जब उसके अंदर कोई भी चीज़ का प्रेशर बढ़ता है या घटता है। तो बोलिएगा मैम ये भी तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि पानी के अंदर मान लीजिए कोई जीव हो, कोई जीव हो, मतलब कोई लिविंग थिंग्स हो, वो सांस ले रहा हो या फिर अंदर में हो, वो उस अकॉर्डिंग पानी का बुलबुला निकलता है। ठीक है, आपका रीज़न हम समझ रहे हैं, नो डाउट आपका रीज़न बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं। लेकिन इसका एक केमिस्ट्री के तौर पर इसका रीज़न ये चीज़ कहना सही नहीं होगा। इसका रीज़न ये ठीक है, हम ये नहीं कह रहे ये गलत है, सही है, लेकिन इसका एक रीज़न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न्स, कि जब पार्टिकल्स, जब आपके जो कंटेनर है, जो सरफेस है, उसके अंदर पार्टिकल्स का प्रेशर जब बढ़ने लगता है, दैट्स द रीज़न। आप वो अलग बात है कि क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, वो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जब बात हम ये कर रहे हैं कि जब प्रेशर बढ़ने लग रहा है, बोलते हैं ना कि ये गलती कर रहा है, उस पर बात कर रहे हैं। ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका आदमी देखता है नहीं देखता है। मान लीजिए अभी हम बैठे हैं, ठीक है, बैठे कोई चीज़ पटक देते हैं नीचे, तो पहले तो आदमी डांटता है कि क्यों पटक दी, लेकिन पीछे का रीज़न कोई नहीं देखेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे बात यह है कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो जैसे प्रेशर बढ़ता है या उसका वॉल्यूम में कुछ बढ़ता है घटता है, तब जाके पानी के अंदर से क्या होता है, बुलबुला निकलने लगता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि हाँ वहाँ पे पानी का प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है। तो वही सब कंडीशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि पानी के से साथ साथ गैस, एयर का भी बात करेंगे, एयर का हम लोग, क्योंकि इस चैप्टर में गैस का पढ़ रहे हैं। तो गैस के अंदर भी अगर प्रेशर बढ़ता है, घटता है, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल हो होता है। खाली ग्लास है, खाली ग्लास को बंद करके रखिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर भर दीजिए, बहुत ज़्यादा गैस भर दीजिए, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा।
जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ में प्रेशर ज़्यादा हो, बोलते ना, अगर इस प्रेशर ज़्यादा हो, जैसे एग्जांपल एक ऐसे लीजिए आप लोग कि मान लीजिए बच्चा पार्टी आपका दिमाग है, अब आपका कल एग्ज़ाम है और आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, तो आपके दिमाग पे कितना प्रेशर होगा? तो बोलिएगा मैम मेरे दिमाग पे वैसा प्रेशर होगा जो प्रेशर हम पागल करने वाला प्रेशर होगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। करीब 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर 4, वो तो ठीक है, खुशी मैम है करवा देंगी, लेकिन हम भी करना तो आपको है ना। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर हम एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ा दे तो सब बच्चा उस चीज़ को 4 चैप्टर से थोड़ा थोड़ा ले सकता है, लेकिन कम्प्लीटली ले ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। और भी कल एग्ज़ाम है, कल जाके मॉर्निंग में 8 बजे एग्ज़ाम देना है, तो सपोज़ करिए, तो उसी तरीके से आपके माइंड पे क्या क्रिएट होगा? तो मैम हमारे माइंड पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? प्रेशर। और उस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इसका सेकंड थिंग क्या होगा कि आपके दिमाग में स्पेस का कमी हो जाएगा। स्पेस का कमी मतलब आप सोचिएगा मैम आप हम लोग को पागल कह रहे हैं क्या? नहीं, पागल नहीं कह रहे हैं। स्पेस का कमी का मतलब क्या हो गया कि स्पेस की कमी कहने का मतलब है कि आपके अंदर और ज़्यादा याद नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग कभी कभी होता है ना, इरिटेट होने लगते हैं जब बहुत ज़्यादा पढ़ते बोलते हैं कल एग्ज़ाम है, अरे अब नहीं होगा, अब याद ही नहीं हो, सब भूल रहे हैं, डरने लगते हैं, नर्वसनेस एंड मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम्स इस टाइप का फतलाने लगते हैं कि आप पूछने लगते हैं कि अरे पता नहीं कैसा जाएगा एग्ज़ाम, एंजाइटी होने लगता है अलग लेवल का। तो ये सारी चीज़ें कब होती है? जब हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता है और स्पेस कम हो जाता है। दैट मीन व्हाट? अब इसी को थोड़ा केमिस्ट्री में बात करें तो जब किसी चीज़ पे प्रेशर दीजिएगा ना, कोई भी पार्टिकल्स पे, तो उसके अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। दैट मीन व्हाट? अगर इसी चीज़ को रिएक्शंस में बात करें तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहिएगा ऐसे नहीं, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। और इन शॉर्ट एक और लैंग्वेज में बात करें तो P इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मीन्स प्रेशर इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्लियर हो रहा है ये चीज़ आपको समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो वही चीज़ हम यहाँ पे आप देखिएगा क्या लिखे हैं कि बोल्स लॉ का कहना था। ये अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि बताइए कि प्रेशर, ठीक है भाई मानते हैं कि प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, ये चीज़ बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं, लेकिन बताइए कि ये कौन कहा था? तो आप कहिएगा कि हम तो कह रहे हैं, तो आप तो बाद में कह रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं, आप कॉपी कैट कर रहे हैं, हम भी कॉपी कैट कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में एनालाइज़ किया कौन था, इन्वेंशन किया कौन था कि प्रेशर किसी भी चीज़, चाहे पार्टिकल हो चाहे कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ पार्टिकल पे ही बात होता है। लाइफ में आप बोले ना, अभी हम रिलेट किए ना, आपको एग्जांपल दिए ना कि आपका एग्ज़ाम है, तो इस तरीके से एग्जांपल दिए, तो इन शॉर्ट उन्होंने हर चीज़ को एज्यूम करते हुए ही कहा, और बेसिकली उन्होंने एक पार्टिकल के तौर पे लिया था, लेकिन हाँ हम लोग इस चीज़ को हर चीज़ से रिलेट कर सकते हैं और हर चीज़ में इसका देखिएगा कंडीशन एकदम करेक्ट है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं मैम यहाँ पे ये कंडीशन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हम पहले ही बोले कि साइंस क्या है, डेली लाइफ से रिलेट करने वाला थिंग्स, वो अलग बात है कि अलग अलग चीज़ में अलग अलग ब्रांच में ये चीज़ बट गया है। तो बोल्स लॉ के अकॉर्डिंग यही बोल्स लॉ कहे थे। बोयल्स लॉ क्या कहे कि कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर, हाँ एक चीज़ और, रूम का टेम्परेचर, क्योंकि हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो रूम का टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। रूम का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है? तो 27 डिग्री सेल्सियस है। तो 27-28 डिग्री सेल्सियस पे आपका, अगर उस चीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर कहने का मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा गैस हम भर रहे हैं, तो मीन्स क्या हुआ, रूम को तो आप प्रेशर दे रहे हो, तो बहुत ज़्यादा रूम के लिए भले आप उसमें बहुत ज़्यादा गैस भर रहे हो, तो आपके गैस भरने से क्या हो गया, वो रूम के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो गया। जस्ट लाइक आप कभी चूल्हा वगैरह देखे होंगे, जलाया जाता होगा, तो उस टाइप पे क्या होगा, उससे जो निकलने वाला जो धुआं होता होगा, अगर वो धुआं बहुत ज़्यादा भर जाता है तो आदमी पगला जाता है, चारों तरफ धुआं एयर बहुत ज़्यादा हो जाता है। दैट मीन व्हाट कि एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है उस इन्वायरमेंट में, इसीलिए बहुत ज़्यादा सफोकेशन टाइप फील होने लगता है। वी आर फीलिंग लाइक अ सफोकेट, वी आर फीलिंग लाइक अ सफोकेशन। तो हम लोग को सफोकेशन जैसा फीलिंग होने लगता है। कब क्या क्यों होने लगता है? जब क्योंकि वो प्रेशर का जो धुआं है, वो धुआं का जो प्रेशर है वो क्या कह रहा है, धीरे धीरे बढ़ जा रहा है। दैट्स वाई वहाँ पे क्रिएट वैसा चीज़ हो सकता है। तो अगर क्योंकि रूम का तो टेम्परेचर वही था, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो बढ़ घट नहीं रहा है, लेकिन धुआं प्रेशर और वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ा मेरे गैस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने की वजह से। दैट मीन आप यहाँ पे देखिएगा P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, दैट इज़ P इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
ठीक है। कब याद रहे ये चीज़, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ठीक है मान के चलो कि अगर प्रेशर वॉल्यूम का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करेगा, तो बोलिएगा बिल्कुल भी नहीं, ये कंडीशन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब भी प्रेशर वॉल्यूम पे बात हो रहा हो तो कोई एक टर्म को कांस्टेंट करना पड़ता है, और हमको पता है ये चीज़, हमको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। तो हमको ये चीज़ आप लोग को भी नहीं पढ़ना है जब आप लोग क्योंकि अब तो सिलेबस बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, तो इधर उधर सारा चीज़ कर दिया गया है। वरना सेमेस्टर 3 में 4 में पढ़ना था थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में, और अभी फिजिक्स में भी पढ़ना है वो सेमेस्टर 2 के IRC के बच्चों को। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग PVT मीन्स प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो होता है वो थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट टर्म होते हैं, जिसमें एक कांस्टेंट रहेगा तो 2 वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट तो 2 बाकी का फर्स्ट एंड लास्ट वेरिएबल, और लास्ट कांस्टेंट रहेगा तो फर्स्ट एंड सेकंड, मीन्स कोई एक कांस्टेंट रहेगा तभी दोनों पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी कहा जाता है। प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, तो आप आराम से वहाँ पे लिख दीजिएगा प्रेशर ब्रैकेट में P कीजिएगा, वॉल्यूम लिख के प्रेशर ब्रैकेट में V कीजिएगा, और आपको टेम्परेचर लिख के कैपिटल में ब्रैकेट में T करना होगा। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि P को छोटा मत लिखिएगा, क्योंकि P को छोटा लिखिएगा तो फिर वो डोनेशन किसी और चीज़ का वो रोल्स लो का हो जाएगा, वो अलग चीज़ हो जाएगा। तो P को छोटा नहीं, याद रहे प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों को कैपिटल P भी T से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे आप K को क्या माना गया है, हमको पता है कि हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म K लिया है, दैट इज़ K इज़ व्हाट K क्या होगा, यहाँ पे हम नीचे पे देखेंगे K हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू K। मतलब ये जितना प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा वो सारा एक दूसरे क्या होगा, उस केस में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर के बराबर ही होगा। इसी चीज़ को थोड़ा सा लैंग्वेज में याद रहे, केमिस्ट्री में आपका इक्वेशन के साथ साथ लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत बच्चे इक्वेशन बना के चले आते हैं, लैंग्वेज नहीं लिखते, इसी वजह से उनको मार्क्स नहीं मिलता है। और वो कहते हैं मैम हम लोग पूरा बना के मार्क्स क्यों नहीं मिला मार्क्स, क्योंकि आपने क्या किया क्या लिखा उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। जब आप इतना मेहनत करके इक्वेशन बना दे रहे हो तो क्या उसी इक्वेशन को लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो खैर आप कोई बात नहीं, आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन अब आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग ये रिपीट नहीं कीजिएगा गलती। ठीक है, किसी भी चीज़ में तो आप यहाँ पे वही चीज़ का लैंग्वेज लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम सेकंड इसी के ऊपर गैस के ऊपर ही दूसरा लॉ का बात करें तो जो कि चार्ल्स लॉ है, उन्होंने क्या कहा उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को जितना पढ़ना है जिस अकॉर्डिंग पढ़ना है आप देख रहे होंगे कि मैम ने हर चीज़ को टू द पॉइंट बात करा है, और हर एक चीज़ का बहुत प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपको डायरेक्टली स्टेट बोयल्स लॉ, स्टेट चार्ल्स लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ल्स लॉ, राइट द इक्वेशन फॉर दिस एंड ऑल्सो गिव थ्योरी। तो राइट द इक्वेशन फॉर द चार्ल्स लॉ एंड गिव थ्योरी, तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग से कुछ थ्योरी लिखना होगा, जी नहीं, जो आप इक्वेशन में लिखे हो उसी चीज़ को थ्योरी में बना के लिखना है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब सेकंड की बात करें तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है उसको देखिए। चार्ल्स लॉ कहते हैं क्या कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर। मैंने पहले ही कहा था कि प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, और इसमें एक कोई कांस्टेंट रहता है, बाकी 2 वेरिएबल रहते हैं। फिर दूसरा मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर वेरिएबल पर काम होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम एंड प्रेशर पे। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, तीनों एक साथ काम नहीं कर सकता, किसी एक टर्म को कांस्टेंट रखना होगा। बोयल्स ने क्या किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट करा था बोयल्स लॉ ने, और प्रेशर और वॉल्यूम पे उन्होंने बात करा। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना होगा कि किस साइंटिस्ट ने किस थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के ऊपर बात करा है, किसको कांस्टेंट रखा है। इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होएगा, बाकी आपका एग्ज़ाम अच्छा आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे, डोंट वरी। तो चार्ल्स लॉ का बात करें तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने वॉल्यूम और टेम्परेचर पे बात करा था, और प्रेशर को उन्होंने कैसा क्या रखा था, कांस्टेंट। इफ़ द प्रेशर इज़ हेल्ड कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे बात करा था उन्होंने कि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होगा, एक दूसरे के डायरेक्टली कांस्टेंट है। डैट मीन व्हाट, इसका अगर एग्जाम्पल है तो कैसे लेंगे उसको समझिए कि अगर किसी पैकेट का, अगर कोई मान लीजिए फ्रूटी वगैरह या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आप पिए हो, क्या मैम, बिल्कुल पिए, बहुत पिए, तो हमको तो फ्रूटी अच्छा लगता है, फ्रूटी स्लाइस, बाद में बात करेंगे। ठीक, तो कभी आइएगा तो मेरे लिए लेके आइएगा आप लोग। ठीक, तो मजाक कर रहे हैं, डोंट बी सीरियस।
तो मान के चलिए हमको फ्रूटी अच्छा लगता है, आपको किसी बच्चा को कोको कोला अच्छा लगता है, चलिए कोई भी एग्जांपल कोको कोला का ही लेके चलते हैं। तो अगर मान के चलिए आप कभी नोटिस किए हो कि जब हम कोको कोला के बॉटल को रखते हैं तब नॉर्मल ठीक है, लेकिन जब हम उसको खोलते हैं तो कितना ज़्यादा उससे गैस निकलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उससे गैस रिलीज़ होता है। तो आप उससे क्या समझते हो? तो मैम दरवाज़ा बंद मत करो, तो उससे आप क्या समझते हो कि उससे आप यही ना समझते हो कि मैम हाँ, आप उस पर क्या समझते हो कि हाँ मैम बहुत ज़्यादा गैस रिलीज, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर, उसके अंदर प्रेशर कितना भरा होगा कि जैसे हम उसके ढक्कन को खोलें तो उसका प्रेशर क्या किया, वो प्रेशर रिलीज़ हो गया। दैट मीन आप उससे वहाँ से एक चीज़ कह सकते हो ना कि हाँ मैम वहाँ पे प्रेशर अंदर में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग प्रेस करके रखा गया था, जैसे उसका ढक्कन खोले प्रेशर रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया। तो दैट मीन व्हाट यू हैव टू से दैट प्रेशर इज़ डायरेक्टली तो आप वहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं ना कि उसका जो भी मेरा वॉल्यूम है, वो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम जैसे जैसे उसका प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर भरा हुआ है ना अंदर, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे हम उसके ढक्कन को खोलेंगे ना, जैसे उसका टेम्परेचर, वो जैसे वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर में आएगा, वो क्या होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसका वॉल्यूम खाली होने लगेगा, और टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम वो बाहर रिलीज़ होने लगेगा। क्या होने लगेगा? बाहर रिलीज़। वो देखते हैं ना खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉटल वगैरह तो धुआं निकलता है, वो गिरने भी लगता है कुछ कुछ। तो दैट द रीज़न विच इज़ एग्जॉटेड आउटसाइड द बॉटल। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या, हमारा प्रेशर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, 40 में प्रेशर कांस्टेंट है, बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट है। याद रहे ये चीज़, ठीक है। अब उन्होंने इसी चीज़ को उन्होंने V1/T1 इक्वल टू K इक्वल टू V2/T2 इस तौर पे ये उन्होंने फॉर्मेशन किया था। अब इसी चीज़ को उन्होंने क्या हुआ था, इसी चीज़ को आपको इसके ऊपर आपको ये बस स्टार्टिंग में लैंग्वेज मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर इफ़ द प्रेशर इज़ हेल्ड कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तभी हमारा वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अंडरस्टूड? तो उम्मीद करते हैं आपको ये चार्ल्स लॉ भी समझ में आया होगा। क्लियर है? कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डोंट वरी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन माई कॉन्टैक्ट विथ माई नंबर 8434328596। आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से बात कर लोगे। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक टॉपिक आप देख रहे होंगे डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब क्या समझते हैं आप? तो मैम डिफ्यूज़न का मतलब होता है जैसे एक बोलते हैं ना कि अरे ये चीज़ को ये लाइट को डिफ्यूज़, ये यहाँ से ये सर्किट को डिफ्यूज़ करो, ये चीज़ का कभी सुने होंगे ना, यहाँ से वो चीज़ डिफ्यूज़ करो, ये चीज़ मतलब पता है इस टाइप से हम लोग सुने क्या है, बोलते भी हैं कि डिफ्यूज़ हो गया, ये हो गया। डेट मीन व्हाट कि उसको बंद कर देना, उसको रोक देना, बंद कर देना। दैट तो मॉलिक्यूल्स मूविंग फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, जब हमारा क्या होता है कम कर देना, डिफ्यूज़ कर देना का मतलब, हाँ याद आया कहाँ पे, बम वगैरह डिफ्यूज़ करने का सुने हैं ना। बम में कभी कोई ऐसा कभी सुने क्या कि कोई बम डिफ्यूज़ करने नहीं जा रहा है, वो जाकर और एक दो वायर जोड़ के बम उड़ा देगा डायरेक्टली, बूम, इस टाइप का कभी सुने हैं क्या कि वो कर रहा है? नहीं, वो क्या करेगा वहाँ पे, बम डिफ्यूज़ करने वाले को क्यों बुलाते हैं कि वो जाके प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वायर को काट के वो वहाँ से बम को डिफ्यूज़ कर सके। दैट्स द रीज़न वी आर कॉलिंग, जो भी हमारा बम वाला होता है उसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। तो हमको नाम नहीं पता क्या बोलते हैं उनको, लेकिन हाँ उनको बुलाते हैं, ठीक है। तो अब हम आपसे कहेंगे कि जो बेसिकली बम डिफ्यूज़न वाला ही उनको बोलते हैं। तो देखिए, तो उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के केस में भी होता है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल्स मूविंग फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई टू लो टेम्परेचर, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज़ को जैसे कि हाई से ज़्यादा मतलब ऊपर से नीचे आने वाला हो, जैसे ट्रेन वगैरह स्पीड चलती है ना, तो जब ट्रेन स्पीड चल रही है, स्पीड से रुकती कब है? ऐसा तो नहीं है कि स्पीड चलते चलते रुक जाएगी, नहीं, जब उसको रुकना होता है तो वो क्या होती है, सबसे पहले हाई मतलब पूरा स्पीड से स्लो होती है। तो क्या होता है वहाँ पे कि मतलब ट्रेन रुक रही है, वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि ट्रेन डिफ्यूज़ हो रही है, कहेंगे ट्रेन रुक रही है, ट्रेन स्लो हो रही है। एरोप्लेन का एग्जांपल लेंगे तो एरोप्लेन पूरा स्पीड रहती है, जब वो उतरती है तो नीचे देखते हो आप कितना अच्छे से वो लैंड करती है, तो स्लो होकर लैंड करती है, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि ऊपर से डायरेक्टली आ गई, घूमते घूमते रुक गई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से मॉलिक्यूल्स में भी होता है। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल्स हमारा कोई भी एयर हो, वाटर हो, कहीं भी मूव कर रहा है पूरा स्पीडली, तो आप उसको डायरेक्टली नहीं रोक सकते हो। और जब आप उसको रोकने का कोशिश करो, रोकने का कोशिश क्या हाथ से पकड़ोगे, नहीं, रोकने का कोशिश करने का मतलब है कि उसके या तो उसके वॉल्यूम को बढ़ा दोगे या तो उसका प्रेशर टेम्परेचर को कुछ इंक्रीज डिक्रीज करोगे। तो जब आप उसको रोकने का कोशिश करोगे ना, तो उस केस में क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल जब पहले तो अपना स्पीडली रैंडमली मूव कर रहा है, वो स्पीडली अपना जैसे मूव करता है, लेकिन फिर
क्या होगा, जब आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे स्लो वर्जन में आने लगेगा और स्लो होते होते वो क्या होगा, रुक जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स मूविंग फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, हाई से लो में आके वो रुक जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक परफ्यूम वगैरह का एग्जांपल ले लीजिए, परफ्यूम मॉलिक्यूल्स स्प्रेडिंग अक्रॉस द रूम। परफ्यूम का एग्जांपल है, परफ्यूम का जो बॉटल होता है, एग्जांपल बहुत मस्त है ये। देखिए जब मैंने एग्जांपल बनाया था तो बहुत मस्त एग्जांपल है। क्या है ये कि जब आप परफ्यूम का एग्जांपल लेके चलिए, जब वो बॉटल के अंदर है तो कितना ज़्यादा प्रेशर भी देखा जाए तो बहुत अच्छा से वो पूरा भर के रखा हुआ है, वॉल्यूम भी देखा जाए तो पूरा अच्छे से ऑक्यूपाइड है, टेम्परेचर भी उसके अंदर का नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका ये बात करें, जैसे ही वो उसको बाहर निकालना है, दैट मीन व्हाट कि हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो मतलब क्या बाहर निकालना मतलब बोलते हैं ना कि सेंट मार दो, बोलते हैं ना, देखते हो आप कि कैसे हम लोग अपने ऊपर मारते हैं वो तो पूरा रूम में फैल जाता है। तो कैसे जब वो बॉटल के अंदर है तो उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब आप देखोगे कि हाई टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन उसका प्रेशर वॉल्यूम हाई पड़ा हुआ है, पूरा अंदर में भरा हुआ है। ठीक है, पूरा हाई है, लेकिन जैसे उसको हम बाहर रूम, जब भी जैसे उसको हम मारते हैं अपने ऊपर तो वो क्या होता है, पूरा रूम में डिफ्यूज़ कर जाता है, स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड मतलब होता है फैल जाता है। तो उस केस में क्या हो जाता है, हाई से लो कंसंट्रेशन में वो डाइवर्ट हो जाता है। अंडरस्टूड। और इसी का अनदर है कि इफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स स्केपिंग थ्रू अ टीनी होल इन अ कंटेनर, कि जब कोई छोटा से छोटा कंटेनर है, मान के चलिए छोटा सा कंटेनर है, छोटा छोटा हॉल्स को जब हम फील करते हैं ना तो दैट इज़ इफ्यूशन। बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, वी आर कॉलिंग ना दैट टाइप ऑफ मुहावरा या जो भी बोलिए, बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो जुटाते रहो, कलेक्ट करते रहो, तो दैट इज़ इफ्यूजन। कि छोटा छोटा पार्टिकल्स, छोटे कोई भी कंटेनर या किसी भी चीज़ में जब आप स्मॉल से स्मॉल, इफ़ यू आर स्प्रेडिंग स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स को जब आप क्या करोगे, जब उसको आप फील करने लगोगे ना, इफ़ यू आर डूइंग फीलिंग ना, तो देन क्या हो जाएगा, वहाँ पे इफ्यूज़न प्रोसेस का यूज़ होगा। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड इफ्यूज़न। ठीक है, कि गैस मॉलिक्यूल्स स्कैपिंग मतलब होता है कि वो जगह को क्या करेगा, ऑक्यूपाइड कर लेगा टीनी से टीनी पार्टिकल्स का। टीनी पार्टिकल्स दैट मीन व्हाट, स्मॉल पार्टिकल्स का। क्लियर हो गया, कंटेनर के छोटे से छोटे पार्टिकल्स पे वो जाके अपना स्पेस को ढूंढ के ऑक्यूपाइड हो जाएगा, दैट इज़ इफ्यूज़न। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ। चलिए एक और लॉ पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रामाज लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। अब इसी के ऊपर डिफ्यूज़न के ऊपर ही एक ग्रामाज साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक लॉ दिया कि जब डिफ्यूज़न का मतलब आप समझ रहे हो ना कि हाई टेम्परेचर टू, ये तो आपके दिमाग में एंटर कर गया है कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन, मतलब पहले हाई था, जैसे उसको स्प्रेड कर दिए तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वो लो कंसनट्रेशन में चला गया, दैट इज़ डिफ्यूज़न प्रोसेस। ठीक है, तो अगर हम ग्रामाज लॉ का बात करें तो उम्मीद करते हैं कि आपको नोट्स भी बहुत प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, क्योंकि इस बार वैसे ही बहुत अच्छे से ही हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी। तो जब व्हेन टू गैसेस आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट दे मिक्स स्पॉन्टेनियसली, जब हम दो तरह की गैस को आपस में रखते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो वो धीरे धीरे स्पॉन्टेनियसली वो मूव एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हुए एक दूसरे के साथ वो घुल मिल जाते हैं। स्पॉन्टेनियसली मतलब होता है धीरे धीरे एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना, तो वो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वन गैस इनटू द अदर गैस। ये ऐसा इसलिए होता है कि मान के चलिए बच्चा लोग, हम एक यहाँ पे कुछ एक गैस रखें, यहाँ पे मान के चलिए कोई गैस रखें, जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में जाएगा तो इसका कुछ पार्टिकल्स इसमें मूव करेगा, इसका कुछ पार्टिकल्स इस पे मूव करेगा, और ये स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कंटिन्यूसली एक दूसरे के क्या हो जाएगा, क्लोज होते होते एक दूसरे से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। द ग्रामाज लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट दैट, अब इसी के ऊपर उन्होंने पहले तो कहा कि दो अलग अलग तरह के गैस लिए, दोनों गैस को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखेंगे तो कंटिन्यूसली वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली कहिए या स्पॉन्टेनियसली मतलब होता है धीरे धीरे, और कंटिन्यूसली मतलब होता है लगातार, ये मीनिंग कभी भूलिएगा मत। स्पॉन्टेनियसली मतलब होता है धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ मुड़ना, और कंटिन्यूसली मतलब होता है लगातार मुड़ना। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियसली क्या होता है कि ये उस जो एक दूसरे का जो पार्टिकल्स है, जो भी आप गैस लिए हो, वो दोनों गैस एक दूसरे के पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग वो स्पॉन्टेनियसली धीरे धीरे क्या होता है, कनेक्ट होने लगता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर उन्होंने क्या कहा है, इसी के ऊपर कौन, ग्रामाज ने क्या कहा है, ग्रामाज कहते हैं कि स्टेट दैट एट सेम कंडीशन एट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। उन्होंने क्या कहा था उसको ध्यान से समझिए। इनका कहना है कि टेम्परेचर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर का कंडीशन और प्रेशर का कंडीशन सेम है, तो इस केस में क्या होगा, अब देखिए वॉल्यूम बच गया, वॉल्यूम का उन्होंने अभी यहाँ बात नहीं किया, तो काम किस पे हो रहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में एक चीज़ घुसना चाहिए कि मैम अगर उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो दैट मीन व्हाट, कि बात उन्होंने वॉल्यूम पे की है।
क्लियर है। तो उन्होंने क्या है कि उन्होंने कहा कि द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ डिफरेंट गैसेस, जितना भी रेट ऑफ डिफ्यूज़न मतलब जितना ज़्यादा गैस डिफ्यूज़ होगा, मीन्स मान लीजिए स्प्रेड कर रहे हैं ना परफ्यूम को, तो जितना ज़्यादा परफ्यूम स्प्रेड होगा मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है। दिमाग में घुस रहा है ये चीज़ हम क्या कहना चाह रहे हैं ना। जैसे जैसे आप हाई से लो में जाओगे तो उस केस में क्या होगा आपका, तो ऑब्वियस सा बात है ना कि आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, योर वॉल्यूम विल बी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ डिफरेंट गैसेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। मतलब जो भी आपका जो आप गैस ले रहे हो, एक दूसरे का कोई भी गैस जिसका वॉल्यूम पहले स्पेस का खाली होने लगेगा वो क्या होगा, वो उसके स्क्वायर मोलर मास के स्क्वायर का, मोलर मास निकाला जाता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, नहीं भी पता है तो देखिए, जिसको जो आप मॉलिक्यूल लिए हो, मॉलिक्यूल के मास को ही एक सिंपल वे में कह सकते हैं मोलर मास, तो उसके मोलर मास के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर हुआ ये चीज़ यहाँ पे। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ वन मतलब पहला मॉलिक्यूल 1 और दूसरा मॉलिक्यूल को मान लेते 2, तो 2 मान लेते, ठीक है। तो दोनों के स्क्वायर के बराबर, तो जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो रूट हट जाएगा, तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब इसी पे अगर हम आगे बात करेंगे तो अब इसी के ऊपर उन्होंने काइनेटिक थ्योरी का तो केस आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग हम पहले ही कहे थे कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट होगा, पार्टिकल्स कनेक्ट होगा, एक दूसरे में मूव करेगा, तो जैसे एक दूसरे में मूव करेगा तो वहाँ पे काइनेटिक का केस आएगा। तो काइनेटिक का केस आएगा तो काइनेटिक के पोस्टुलेट्स का रूल को तो फॉलो यहाँ पे करना होगा ना। तो यहाँ पे काइनेटिक के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो ना कि U1 U2 मान लेते हैं कि दोनों का वेलोसिटी है, तो उस अकॉर्डिंग, क्योंकि हमको पता है कि दोनों का ये का स्क्वायर का बराबर होगा, तो यहाँ पे 1/3 आप देख रहे हो, ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एवोगाड्रोस लॉ से हमने इसको प्रूव भी कर दिया, क्योंकि मैंने जो दिखाया आपको कि U1/U2 इक्वल टू √M1/M2, इस चीज़ को मैंने आपके सामने प्रूफ करके भी रख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी के एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस भी आप देख सकते हो, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस भी आपको बताया गया यहाँ पे कि जिसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। मतलब जगह मान लीजिए मेरे पास एक, बोलते हैं ना भोजपुरी में 1 कट्ठा 2 कट्ठा, तो मान के चलिए मेरे पास 1 कट्ठा ज़मीन है, अगला जो पर्सन है उसके पास भी 1 कट्ठा ज़मीन है। दैट मीन व्हाट कि भले हम लोग का प्रेशर अलग हो, प्रेशर मान लीजिए प्रेशर कुछ भी अलग हो, आपका भी कुछ भी अलग हो, लेकिन हम लोग का जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है। जस्ट लाइक और भी कोई पार्टिकल्स लेके चलते हैं, जस्ट लाइक N2 ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, तो इसमें क्या होता है कि भले दोनों का ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग कि मान लीजिए वॉल्यूम ठीक है, लेकिन क्या है इसका प्रेशर टेम्परेचर अलग होगा, ठीक है। तो इस तरीके का चीज़ जो होता है वो क्या होता है, वो सारी चीज़ एवोगाड्रोस के अंदर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे सारा चीज़ आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। क्लियर हो यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से लिख लोगे और बहुत प्रॉपर तरीके से आप इसको यहाँ पे बना लोगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कांस्टेंट याद रखें, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, समझ में आया। तो इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। फिर अगले क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडियल गैस इक्वेशन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं तक रहने देते हैं आज के क्लास को, और बहुत अच्छे से क्लास को कीजिए। आप उम्मीद करते हैं अब आपको नोट्स लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। ये लेक्चर नंबर 2 था। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।